हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह यहाँ पर आपके लिए लाइव क्लास लेके आ चुके हैं और इसमें आपको कोई भी आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात मैं पहले आपको लाइव क्लास लेके आता था तो आप सभी की सहमति से सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया जाता था और आपको अच्छे तरीके से समझाया भी जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ही टाइम टेबल जारी कर दिया गया आईटीआई का, मैं आपको यहाँ पर जितने भी मेरे पास और यहाँ पर ओल्ड पेपर है, मतलब कि जो पहले के पेपर पूछे गए थे क्वेश्चन वो परीक्षाओं के, वो मेरे पास है और मैं यहाँ पर आपको जल्दी से जल्द यहाँ पर कवर कर रहा हूँ और सारे क्वेश्चनों को आपको डेली यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन अब शुरू करते हैं जो कि पेपर में आपके पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं, हमें बस खाली स्थान तत्व बदलने होंगे। मतलब कि कौन से तत्व बदलने होंगे। तो दोस्तों हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं, लेकिन बस हमें किस चीज़ को ध्यान देना है, आवृत्ति को, क्योंकि आवृत्ति दर्शाने वाले तत्व ही हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, मतलब कि बदलने होंगे। तो पास फिल्टर के 4 सेक्शन होते हैं, आप सभी को मालूम है, जो कि कैरियर आवृत्ति से 1.25 मेगा हर्ट्ज से आपकी आवृत्ति कंपोजिस्ट हो जाती है आउटपुट में। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति दर्शाने वाले। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सेतु दृष्टिकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है, क्यों, रीजन क्या है यहाँ पर सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों ब्रिज दृष्टिकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसको कम चरण उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, जो कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है कि इसको या इनको कम चरण उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक साधारण तरंग दृष्टिकारी एक एकल डायोड से निर्मित होता है और एक एकल भार प्रतिरोध एक एसी विभव को परिवर्तित करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक साधारण तरंग जो है दृष्टिकारी एक एकल डायोड से निर्मित होता है, सभी को मालूम है, लेकिन एक भार प्रतिरोध एक एसी विभव को परिवर्तित करता है और एक तरंग के रूप में जिसमें आगत ज्या वक्र के केवल धनात्मक या ऋणात्मक भाग होता है उसी को यहाँ पर योजित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है, जो कि सी ऑप्शन जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दिया गया है कि एक तरंग रूप जिसमें आगत ज्या वक्र के केवल धनात्मक या ऋणात्मक भाग हो। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड के चारों ओर मुख्य उत्क्रम विभव 2 डायोड्स के से निर्मित होता है और एक केंद्र टेम्पेड परिमित्र तो ब्रिज रेक्टिफायर के खाली स्थान है कि बराबर यह इससे संबंधित नहीं है या आधा या दोगुना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड के चारों ओर मुख्य उत्क्रम विभव 2 डायोड से निर्मित होता है और एक केंद्र टेम्पेड जो होता है, जो परिमित होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, वो ब्रिज रेक्टिफायर के दोगुना होता है। इसलिए यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी का तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव है कि बराबर यह संबंधित नहीं होता या आधा या दोगुना। तो दोस्तों एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का तुल्यकालिक डीसी निर्गत जो है विभव एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव के दोगुना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी दोगुना, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, साफ यहां पर मेंशन किया गया है दोगुना। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहा है क्वेश्चन कि जब एक संधारित्र को निर्गत से संयोजित किया गया हो तथा या तब अर्ध तरंग दृष्टिकारी की लघु तरंग खाली स्थान होगी से अधिक या से कम या के बराबर या कि ठीक आदि। यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब एक धारिता को निर्गत से संयोजित किया गया हो या किया जाता हो तब अर्ध तरंग दृष्टिकारी की लघु तरंग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की लघु तरंग से अधिक होती है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अपेक्षा जो उर्मिका होती है वो कम होती है। तो यही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ सीधे ही मेंस से प्रचालित नहीं किया जा सकता है? वोल्टेज द्विगुणक या सेतु दृष्टिकारी या अर्ध तरंग दृष्टिकारी या सेंटर टैप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया है सेंटर टैप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर टैप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में सीधे ही मेंस से प्रचलित नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी अर्थात फुल वेव रेक्टिफायर में उर्मिका गुणांक अर्थात रिपल फैक्टर क्या सूचित करता है? तो दोस्तों पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में जो उर्मिका घटक होता है ये फिल्टर की दक्षता को सूचित करता है और फिल्टर दृष्टिकारी से प्राप्त आउटपुट जो वोल्टेज होता है ये आउटपुट वोल्टेज से उर्मिका अर्थात रिपल समाप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली एक युक्ति को ही हम क्या कहते हैं? फिल्टर कहते हैं। और फिल्टर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है या करना चाहिए जहां पर दृष्टिकारी के आउटपुट से स्थिर एवं सम वोल्टेज की प्राप्त की जा सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी लोग वीडियोज देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए या क्या होती है या क्या होनी चाहिए? 1, 2 या 3 या 4। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की जो न्यूनतम संख्या होती है वो 4 होती है या होनी भी चाहिए और हाफ वेव रेक्टिफायर जो संख्या होती है इसमें 1 डायोड की होती है और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड की प्रयोग किया जाता है या 2 डायोड इसमें उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की जो संख्या होती है वो 4 होती है और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा जो दिया गया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करती है? तो यहाँ पर अल्टरनेटर दिया गया, जनरेटर दिया गया, रेक्टिफायर दिया गया, ट्रांसफार्मर दिया गया। तो दोस्तों हम कहेंगे कि रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है या ऐसी डिवाइस कह सकते हैं या ऐसी मशीन है जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित कर सकती है। और यहाँ पर जो अल्टरनेटर दिया गया है इस सभी का आप इसका कार्य जानते होंगे कि अल्टरनेटर का जो कार्य होता है एसी धारा उत्पन्न करना और डीसी जनरेटर का जो कार्य होता है क्या होता है दोस्तों? तो ये कार्य होता है इसका डीसी धारा को उत्पन्न करना। और जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिया गया है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है वोल्टेज को परिवर्तन करना। और रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? तो रेक्टिफायर कार्य का होता है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करना। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अर्ध तरंग रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया। तो देखिए हम कहेंगे कि अर्ध तरंग रेक्टिफायर में डायोड की जो संख्या होती है 1 होती है और पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में जो डायोड की संख्या होती है वो 2 होती है और ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की जो संख्या होती है वो 4 होती है। मैं यहाँ पर 2 बार आपको बता चुका हूँ, एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैं आपको बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक समान सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ कहलाता है।
दोस्तों एक समान सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त विद्युत परिपथ जो होता है वो फिल्टर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं दोस्तों वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को आराम से देखिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी में आपको बता रहा हूँ और सारे क्वेश्चनों का एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के क्वेश्चन से ज़्यादा आप इस यहाँ पर ऑप्शनों को देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट रखता है वो आपका ऑप्शन रखता है जो कि ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि केवल एक डायोड का दृष्टिकारी परिपथ जिसमें एसी की केवल आधी तरंग के लिए अर्थात धनात्मक आधा चक्र ही आउटपुट देता है वो कहलाता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पल्सेटिंग दृष्टिकारी या कोई भी नहीं। तो दोस्तों हम कहेंगे कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी डायोड एसी को धनात्मक अर्थात आधा ही आउटपुट देता है। कब? जब अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल एक डायोड का प्रयोग किया जाता है उस समय, और यह जो है केवल एसी के लिए अर्धचक्र में कार्य करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका डीएमआरसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्वेश्चन है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए आवश्यक होते हैं एक डायोड या दो डायोड या एक भी डायोड नहीं या उच्च प्रतिरोध। तो दोस्तों पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए दो डायोड की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका डीएमआरसी मेंटेनर में पूछा गया था, जो आईटीआई के बाद यहाँ पर जो वैकेंसी आती है उसमें भी आपको कुछ तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ की दशा होगी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से आधी होगी या दोगुनी होगी या बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ की दशा पूर्ण दृष्टिकारी से क्या होगी? आधी होगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी की जो दशा होती है 40.6% होती है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पूर्ण तरंग की दृष्टिकारी की जो यहाँ पर दशा होती है 81.2% होती है। तो आधा हमारा कितना हुआ 81 का? तो 40.6 हुआ। इसलिए यहाँ पर दोस्तों हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए दिया गया है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन, जब चार डायोड को व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की तरह दृष्टिकारी परिपथ में लगाया जाता है तो वे कहलाते हैं या उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब चार डायोड को व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की तरह दृष्टिकारी में जब लगाया जाता है तो उसे हम ब्रिज दृष्टिकारी या ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर में दो डायोड वाले पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ की तुलना में अधिक धारा प्राप्त होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ब्रिज दृष्टिकारी में सेंटर टू टॉपिंग होती है, जो टैपिंग युक्ति होती है वो ट्रांसफार्मर की इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखती है या ना ही इसका कोई भी मतलब इसका रह जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की उत्पादन आवृत्ति क्या होगी अगर इनपुट आवृत्ति 50 है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए उस समय भी आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दुगुना हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को चाहिए एक डायोड प्रति फेज या 2 डायोड प्रति फेज या 3 डायोड प्रति फेज या 4 डायोड प्रति फेज। तो दोस्तों 3 फेज पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को 2 डायोड प्रति फेज होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो चित्र बनता है इस तरह बनता है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक डायोड होता है, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह आपका 3 डायोड हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, 2 डायोड की आवश्यकता होती है यहाँ पर, एक आपको यहाँ पर हो जाता है एक यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक मध्य टेप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में अमध्य टेप और एक द्वितीयक के बीच 100 वोल्ट चरम वोल्टता है, प्रतिलोम अभिनत डायोड के आर पार अधिकतम वोल्टता क्यों है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा होता है
कि जब रिवर्स बायस में अर्थात मान लेते हैं कि D1 हमारा रिवर्स वायर है, तो इसमें कुल वोल्टेज का मान जो होता है किरचॉफ के वोल्टेज के नियम के अनुसार इसको ज्ञात किया जाता है, जो कि यदि आप ज्ञात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका होता है Vp बराबर Vm प्लस Vm बराबर 2Vm हो जाता है। तो 2 हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो 200 हो जाता है 2Vm, तो यहाँ पर 2V मतलब कि 2 गुणे 100, तो यहाँ पर हमारा 200 हो जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है क्वेश्चन कि 10 वोल्ट का अग्र विभव एक एसआई डायोड के साथ जोड़ा गया है तथा 1 किलो ओम का प्रतिरोध डायोड के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, तो डायोड में प्रवाहित धारा खाली स्थान होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 10 वोल्ट, ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमारा पहले तो ध्यान दीजिएगा एसआई डायोड के साथ जोड़ा गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना है, यहाँ पर जोड़ा गया है, यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया गया है, और यहाँ पर देखिए कितना आपका दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एसआई के लिए विभव का वोल्टेज है आपका 0.7 होता है, और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे मान आपको दे दिए गए, और इसको हम लगाएंगे किस नियम पे, तो केवीएल के नियम पे लगाएंगे। तो यहाँ पर -10 प्लस 0.7 प्लस ये आपका 1 किलो ओम है, तो ये आपका 1000 हो जाएगा। यहाँ से हमको माइनस प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 9.3 आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया 9.3, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया गया था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आएगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और डेली तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।